ध्रुव ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसकी बड़ी सी सफेद दाढ़ी थी। इसके अलावा उस आदमी ने अपनी तेज निगाहों से ध्रुव को अच्छी तरह देखा, जिसके एक पल बाद ध्रुव वहीं के वहीं जम गया। जो बात ध्रुव को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि ये बूढ़ा आदमी वही बुजुर्ग था जो ग्राउंड स्पिरिट पिल तैयार होने के बाद पहाड़ों पर आया था। इस बात को याद कर अचानक ध्रुव का गला सूखने लगा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर अपने दिल में उफनाते जज्बातों के तूफान को काबू करने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर उसके जज्बात जरा भी इधर उधर हुए तो इतने ताकतवर इंसान के सामने ध्रुव आसानी से पकड़ा जाएगा। यही वजह थी कि कुछ पलों की खामोशी के बाद ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ते हुए उस बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? इस पर वो बुजुर्ग लगातार ध्रुव की तरफ देखते रहे और कुछ पलों तक तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में ध्रुव से सवाल किया, आग शक्ति टावर में जो कुछ हो रहा था वो तुम अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे ना? और जैसे ही बुजुर्ग ने ध्रुव से सवाल पूछा तो अचानक से ध्रुव का दिल छलांग मारते हुए उसके मुंह तक आ गया। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं देख पा रहा था कि टावर के अंदर क्या हो रहा था तो कहीं टावर का रहस्य राज रखने के लिए मुझे कैद तो नहीं कर देंगे। ध्रुव भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अंदरूनी हिस्से के नाम के लिए दिल बहार दिव्य रोशनी का होना कितना जरूरी था। इसलिए ध्रुव के दिमाग में ऐसे ख्याल आना लाजमी था। इसी परेशानी में पड़े ध्रुव के हाथ पसीने से भर गए और उसे अचानक काफी घबराहट महसूस होने लगी। इस दौरान वो बुजुर्ग लगातार ध्रुव को ही देख रहे थे, जिससे ध्रुव की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त ध्रुव को उस बुजुर्ग से वैसी ही ताकत महसूस हो रही थी जैसी कि उसे अंबर दल के अरसलान के सामने हुई थी। और ध्रुव अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी ताकत के हिसाब से तो बुजुर्ग के हाथ लहराने भर से ध्रुव ना जाने कहां जाकर गिरेगा। फिर कुछ देर तक सोचते रहने के बाद ध्रुव ने आखिरकार फैसला लिया कि वो बुजुर्ग को नहीं बताएगा कि उसे अंदर कुछ भी दिख रहा था। लेकिन इसके पहले कि ध्रुव उनसे कुछ कहता, उन्होंने खुद ही ध्रुव से सवाल किया, तुम ही ध्रुव शौर्य हो, है ना? ऐसा कहा जाता है कि दिव्य रोशनियों के बीच एक अजीब सा रहस्यमय रिश्ता होता है। मेरे ख्याल से तुम टावर के अंदर होती चीजों को इसलिए महसूस कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी दिव्य रोशनी है। मैंने ठीक कहा ना? वहीं उस बुजुर्ग की बात सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन साथ ही साथ उसने मन ही मन एक चैन की सांस पी ली। अंदरूनी हिस्से में ऐसे बहुत से बुजुर्ग थे जो ये बात जानते थे कि ध्रुव के पास दिव्य रोशनी थी। लेकिन जो बात ध्रुव को थोड़ा परेशान कर रही थी वो ये थी कि इस बुजुर्ग ने कितनी आसानी से सब कुछ समझ लिया था। और तो और उनकी बातों से ध्रुव ये भी समझ गया था कि बुजुर्ग को बहुत पहले से ही महसूस हो गया था कि ध्रुव की दिव्य रोशनी उस बगावत को महसूस कर पा रही थी। तभी ध्रुव ने एक चैन की सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ी बहुत तो शक्तियां महसूस हुई थी मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आग शक्ति टावर में बहुत सी सील्स चढ़ी हुई थी। वैसे सील्स की वजह से मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। इस पर धीरे से उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उन्होंने ध्रुव के दिल की बेचैनी को महसूस करते हुए कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि तुम्हें बाकियों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना है। ये सुनते ही ध्रुव ने हड़बड़ाकर उन्हें यकीन दिलाया, आज जो कुछ भी हुआ वो किसी और के कानों तक नहीं पहुंचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। वहीं ध्रुव की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। सच में इतनी कम उम्र में तुमने दिव्य रोशनी जैसी ताकतवर चीज हासिल कर ली, ये तो वाकई काबिल तारीफ है। और साथ ही लोगों को जलाने के लिए ये बात काफी है। बुजुर्ग जानते थे कि दिल बहार दिव्य रोशनी पूरे अंदरूनी हिस्से को इतना खास बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन उनके सामने जो लड़का खड़ा था उसके पास भी एक दिव्य रोशनी थी जो पूरी तरह से उसके लिए ही थी। ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने इस बारे में कुछ और नहीं कहा। फिर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए बुजुर्ग से सवाल किया, बुजुर्ग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? ध्रुव अब तक समझ गया था कि अंदरूनी हिस्से के ज्यादातर बुजुर्गों की ताकत शक्तिमान रैंक की थी, लेकिन उसके सामने जो बुजुर्ग खड़े थे वो उस रैंक से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए ध्रुव को लगने लगा कि अगर उसके सामने खड़े बुजुर्ग अंदरूनी हिस्से का रहस्यमय हेडमास्टर नहीं थे तो वो जरूर उस हिस्से के सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे। इतने में ध्रुव के सवाल पर उस बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम है बादशाह और मैं सभी बुजुर्गों में सबसे बड़ा हूँ। आमतौर पर सभी लोग मुझे बड़े बुजुर्ग के नाम से जानते हैं। वैसे ध्रुव, तुमने शायद आग शक्ति टावर के अंदर होते बदलावों को महसूस किया होगा। देखो, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे मुश्किल हालात की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल तो हम उसे दबाने में कामयाब हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज्यादा देर तक हम कर पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर तुम हमारे अंदरूनी हिस्से की मदद करोगे जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी। इस पर ध्रुव ने हैरत में पड़ते हुए बुजुर्ग से कहा, माफी चाहूंगा बुजुर्ग, लेकिन अगर हालात ऐसे हो गए कि सभी बुजुर्ग मिलकर भी उस चीज को दबा नहीं सके
तो मैं महज एक द्रोण रैंक का योद्धा, ऐसे में आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा? ये सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने हंसते हुए ध्रुव से तुरंत कहा, तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो दोस्त। तुम्हारे पास दिव्य रोशनी है और दिव्य रोशनी वाले मामूली ताकतवर लोगों से बहुत अलग होते हैं और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि तुम्हें कुछ भी होगा, लेकिन मैं बस मदद के और रास्ते खोज रहा हूं। अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की और उस वक्त अगर तुम कुछ करने के काबिल नहीं रहे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा। वहीं बुजुर्ग बादशाह की बात सुनकर ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर उन्हें जवाब दिया, ठीक है बड़े बुजुर्ग, मैं अगर आपकी मदद करने के काबिल हुआ तो मैं जरूर अपनी जी जान लगा दूंगा। और ध्रुव को इस तरह खुद को भरोसा दिलाते देख बुजुर्ग बादशाह ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे ये लफ्ज मुझे कितना सुकून दे रहे हैं। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अगर तुम उसे दबाने में हमारी मदद करते हो तो अंदरूनी हिस्सा इस एहसान के बदले तुम्हें कुछ भी देने को तैयार रहेगा, फिर चाहे वो खास तकनीकें हों, ताकतवर नुस्खे या फिर कुछ और। इतने में ध्रुव ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, लेकिन मुझे तो दिल बहार दिव्य रोशनी चाहिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? ध्रुव भले ही ये मन में सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त हल्की हैरानी थी। तभी बुजुर्ग बादशाह ने मुस्कुराते हुए उससे आगे कहा, फिलहाल तो आग शक्ति टावर वापस शांत हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत तैयारियां करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे भी ताकतवर लोगों के मुकाबले के लिए महज 4 दिन बाकी रह गए हैं। तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए ध्रुव, क्योंकि अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम्हें इतना फायदा मिलेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इस पर ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्हें जवाब दिया, ताकतवर रैंकिंग्स के टॉप 10 तो 8 या 9 सितारों वाले द्रोण हैं और मैं तो कुछ वक्त पहले ही द्रोण बना हूं। ऐसे में मैं उनकी ताकत का सामना कैसे कर सकता हूं? वहीं ध्रुव को इस तरह नादान बनते देख बुजुर्ग बादशाह ने हंसते हुए उससे कहा, ध्रुव, मैंने ये बाल यूं ही नहीं पकाए हैं। तुम कितने चालाक हो और कितने ताकतवर हो ये मुझे अच्छी तरह पता है। वैसे तुम्हारे लिए सिमाल, नौशेरा, अरामिस और ऐसे कुछ लोगों से जीतना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी से जीतना तुम्हारे लिए आसान होगा अगर तुम अपनी असली ताकत के साथ लड़ते हो। और तो और तुमने भले ही कुछ वक्त पहले द्रोण रैंक हासिल किया हो, लेकिन तुम अभी भी 3 सितारों वाले द्रोण तो बन ही चुके हो। इस रफ्तार से तो मैं खुद भी बहुत हैरान हूं। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, लेकिन मनी मन वो काफी हैरान था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदरूनी हिस्से के सबसे बड़े बुजुर्ग उसके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। इसके अलावा अपनी तेज नजर से उन्होंने उसकी ताकत का भी अंदाजा लगा लिया था। वहीं ध्रुव ने 3 सितारे तो महज 2 दिन पहले ही हासिल किए थे और बुजुर्ग ने एक नजर में ही ये पता लगा लिया, जो काफी हैरान कर देने वाला था। इतने में बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को समझाया, देखो ध्रुव, ताकत और काबिलियत का गुरूर ना रखना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है उनके सामने नादान बनना थोड़ी बेवकूफी का काम है। मुझे अंदरूनी हिस्से में बहुत साल हो गए, तुम्हें क्या लगता है मैंने अनोखी काबिलियत वाले लोग कभी नहीं देखे हैं? खैर, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं और वक्त बातों में जाया नहीं करूंगा। याद रखना ध्रुव, तुम्हें ताकतवर रैंकिंग्स के टॉप 10 में आना है और साथ ही हमारे बीच हुआ सौदा भी याद रखना। इतना कहकर बुजुर्ग बादशाह धीरे से हवा में उड़ने लगे और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गए। ये नजारा देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। इस दौरान उसके हाथ पसीने से भर गए थे, जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो वो बुजुर्ग ध्रुव से सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन ध्रुव को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी ताकतवर दुश्मन के सामने खड़ा था। जाहिर सी बात है कि दोनों की ताकतों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी ध्रुव ने आ भरते हुए अपने मन में कहा, यकीन ही नहीं होता है कि ये बुजुर्ग इतने ज्यादा ताकतवर हैं। इनकी ताकत से ऐसा लग रहा था कि शायद खुद अरसलान भी इनके सामने कमजोर पड़ जाए। ये सच में अंदरूनी हिस्से के सबसे बड़े बुजुर्ग कहलाने के लायक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर सबसे बड़े बुजुर्ग इतने ज्यादा ताकतवर है तो इस रक्षा अकेडमी का रहस्यमयी हेडमास्टर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। यह अकेडमी तो वाकई में एक अजूबा है। ये सोचकर ध्रुव ने आसमान की तरफ देखा, जहां धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, और उसके बाद वो तेजी से जहांबाज जोशीले ग्रुप के इलाके की तरफ बढ़ने लगा। ताकतवर लोगों का मुकाबला पूरी रक्षा अकेडमी का सबसे दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला था। इस मुकाबले में सिर्फ अकेडमी के सबसे ताकतवर स्टूडेंट से हिस्सा लेते थे, जिस वजह से बहुत कम लोग इसमें हिस्सा लेने के काबिल थे। ताकतवर रैंकिंग्स में आज तक जो भी टॉप 10 हुए थे वो सभी पूरे मार्कस के जाने माने ताकतवर लोग बन गए थे, और उसमें से जो सबसे कमजोर थे वो भी किसी इलाके में शक्तिमान रैंक के साथ राज कर रहे थे। वैसे तो ताकतवर लोगों के मुकाबले में हिस्सा लेना काफी मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेने की कोशिश नहीं करते थे, और इसे देखने वालों में भी काफी दिलचस्पी होती थी।
जाहिर सी बात है कि इतने सारे ताकतवर स्टूडेंट्स को एक जगह पर लड़ते देखने का इससे अच्छा मौका किसी को भी नहीं मिल सकता था। यही वजह थी कि जैसे जैसे ताकतवर लोगों का मुकाबला बेहद नजदीक आ गया तो अंदरूनी हिस्से का माहौल भी काफी खुशी और बेसब्री से भरने लगा। इस वक्त अंदरूनी हिस्से में हर जगह मुकाबले की बातें हो रही थी। इसके अलावा मुकाबले के नजदीक आते आते लगातार ताकतवर रैंकिंग्स के टॉप 30 बदलते जा रहे थे। यही वजह थी कि जो लोग अभी तक गुमनामी में रहा करते थे वो भी अचानक से बहुत से लोगों की बातों में शामिल होने लगे थे। दरअसल ताकतवर लोगों के मुकाबले में हिस्सा लेने का मतलब था सभी की आंखों का तारा बन जाना। लेकिन चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, इस दौरान कोई भी ध्रुव को चैलेंज करने को तैयार नहीं था और इसके पीछे वो 15 मुकाबले थे जो ध्रुव ने कुछ वक्त पहले मंच बनाकर लड़े थे। यही वजह थी कि आखिरी के दिनों में ध्रुव के पास काफी खाली वक्त था जिसका इस्तेमाल उसने लगातार ट्रेनिंग करने में लगाया। इस तरह ढेरों बेसब्र धड़कनों के बीच अंदरूनी हिस्से में 4 दिन गुजर गए और जैसे ही चौथे दिन सूरज की पहली किरण आसमान में जगमगाकर पूरे अंदरूनी हिस्से में फैलने लगी तो घंटे की एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो बहुत देर तक अंदरूनी हिस्से में गूंजती रही। और जैसे ही घंटे की वो आवाज सभी के कानों में पड़ी तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स अंदरूनी हिस्से के हर इलाके में जागने लगे और उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। इस वक्त सभी की आंखों में एक जज्बा था और कुछ कर गुजरने का हौसला भी। इस दौरान नए स्टूडेंट्स के इलाके में अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठा एक लड़का धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। वो लड़का काले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसने आंखें खोलकर तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली और उसे अपने माथे से लगाकर उसे वापस अपनी पीठ पर टांग दिया। ऐसा करते उस लड़के ने अपनी तलवार को थपथपाकर खिड़की से बाहर नजर घुमाई। इस वक्त उसे अंदरूनी हिस्से में हर तरफ से ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही थीं, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मगर इस मुस्कुराहट के साथ ही उसके दिल में मुकाबलों को जीतने का जोश लगातार बढ़ने लगा, जिसके साथ उस लड़के ने आवाज में यकीन लाते हुए कहा, चाहे आसमान आग उगलने लगे या धरती खसकने लगे या समंदर का सैलाब हर तरफ हाहाकार मचाए, मैं ध्रुव शौर्य किसी भी कीमत पर हर चुनौती से लड़कर टॉप 10 में जगह बनाकर रहूंगा। ये मेरा खुद से वादा रहा। तो क्या होने वाला है ताकतवर लोगों के मुकाबले का अंजाम? क्या ध्रुव टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।